नमस्कार, मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं RSCIT एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ, जो कि नए सिलेबस पर आधारित है। मुझे विश्वास है कि आप इन टेस्ट पेपर्स की सहायता से तैयारी करेंगे तो आप RSCIT में शानदार मार्क्स के साथ सफलता हासिल करेंगे। तो आइए देखें नए सिलेबस पर आधारित RSCIT एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला टेस्ट पेपर। मैं आपको पेपर बताऊं उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं टेस्ट पेपर 1। पहला प्रश्न है, स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस होता है? इसके 4 उत्तर है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। तो इसका सही उत्तर है इनपुट। मैं यहाँ आपको बता दूं, इनपुट डिवाइस का मतलब है वे डिवाइस जिनकी सहायता से कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट कराया जाता है, इनपुट कराया जाता है। और स्कैनर एक ऐसा ही डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम इमेजेस को कंप्यूटर में इंसर्ट कराते हैं, इसलिए स्कैनर इनपुट डिवाइस कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा MOOC पोर्टल का उदाहरण है? इसके 4 उत्तर है, उडेसिटी, भीम, ट्विटर, MS वर्ड। इसका सही उत्तर है उडेसिटी। यहाँ मैं आपको बता दूं MOOC पोर्टल किस काम में आता है। MOOC पोर्टल का पूरा नाम है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। यह एजुकेशन से रिलेटेड पोर्टल है जिसकी सहायता से आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोई भी कोर्स पढ़ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, UPI का पूरा नाम क्या है? इसके 4 उत्तर दिए हैं, यूज़र पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड परमानेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट आइडेंटिफिकेशन। सही उत्तर है C, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का जो यूज़ किया जाता है वो होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करने के लिए UPI का यूज़ किया जाता है, UPI पेमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। फ़ोन पे, जीपे, पेटीएम इसी टाइप के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मोड हैं जिनकी सहायता से आप मनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, सामानों को ऑनलाइन खरीदने और बेचने की वेबसाइट को क्या कहते हैं? इसके 4 उत्तर है, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स का मतलब है ई यानी इलेक्ट्रॉनिकली, कॉमर्स मतलब कमर्शियल एक्टिविटी करना, सामान या सेवाओं को खरीदना और बेचना। तो इलेक्ट्रॉनिकली सामानों को या सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए ई-कॉमर्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए इंटरनेट की सहायता से सामानों को खरीदा और बेचा जाता है। कई तरह के ई-कॉमर्स टाइप्स चलते हैं जिनके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे रही हूँ। जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को सामान बेचता है या सेवाएं बेचता है तो उसको B2B सिस्टम कहा जाता है। जब बिजनेसमैन किसी कस्टमर को सामान या सेवा बेचता है तो उसको B2C कहा जाता है। जब बिजनेसमैन गवर्नमेंट को सामान या सेवा बेचता है तो उसको B2G कहा जाता है। इसी तरह से जब एक कस्टमर या एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सामान बेचता है या सेवाएं देता है तो उसको C2C कहा जाता है। एक कंज्यूमर जब बिजनेसमैन को कोई सेवा देता है या सामान बेचता है तो उसको C2B कहा जाता है। और कोई कंज्यूमर गवर्नमेंट को कोई सेवा या सामान देता है तो उसको C2G कहा जाता है। अगला प्रश्न है 5वां, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के पीछे के 3 अंक क्या कहलाते हैं? 4 उत्तर दिए हैं, पहला पिन, दूसरा OTP, तीसरा CVV, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है C, CVV। CVV का पूरा नाम होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड के पीछे की तरफ एक पट्टी में लिखी हुई होती है और जो कि स्टैटिक वैल्यू है, यानी जो कि चेंज नहीं होती, परमानेंट वैल्यू है और ये कार्ड होल्डर को पता होती है। जबकि पिन जो होता है वो यानी एक तरीके का पासवर्ड होता है जिसकी सहायता से हम कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं। जब हम कार्ड का प्रयोग करते हैं तो पिन की आवश्यकता लगती है। ये भी एक परमानेंट नंबर होता है जो कि कार्ड होल्डर को पता होता है।
OTP जो होता है वो भी एक नंबर होता है, पर ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी होता है, ये वन टाइम यूज किया जाता है। इसको बोला भी जाता है, OTP का पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड, जो कि वन टाइम यूज होता है और ऑटोमेटिक ये कुछ समय बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर ये यूज नहीं आ सकता है। अगला प्रश्न है छठा, सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाली ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती है? 4 उत्तर दिए, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ब्लू रे डिस्क। CD, DVD, ब्लू रे डिस्क ये सब ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसकी स्टोरेज क्षमता होती है 700 MB की। इसके बाद DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 GB की। और ब्लू रे डिस्क जो होती है इसकी स्टोरेज क्षमता होती है 25 GB की। DVD और ब्लू रे डिस्क ये दोनों दो तरीके से मिलती है, सिंगल लेयर और डबल लेयर। सिंगल लेयर में DVD की जो क्षमता होती है वो 4.7 होती है, तो डबल लेयर में इसकी क्षमता बढ़ जाती है, 8.5 GB हो जाती है स्टोरेज कैपेसिटी। इसी तरह से ब्लू रे डिस्क की जो सिंगल लेयर में 25 GB थी वो इधर 50 GB हो जाती है डबल लेयर में। इसलिए दोनों ही मोड में ब्लू रे डिस्क हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी लेकर चलती है, तो इसका सही उत्तर है ब्लू रे डिस्क। अगला प्रश्न है सातवां, एक वर्कशीट में कुछ विशिष्ट प्रारंभिक रोज और कॉलम को किस ऑप्शन के द्वारा स्थिर किया जा सकता है? इसके 4 उत्तर दिए, सॉर्ट, फिल्टर, फ्रिज पेन्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फ्रिज पेन। फ्रिज पेन ऑप्शन के द्वारा हम कर्सर जहां पर है उसके ऊपर की और लेफ्ट साइड के कॉलम और ऊपर की रोज को फ्रिज करवा देते हैं, अर्थात एक पेन बन गया जिसको हमने फ्रिज करा दिया। तो जब भी हम वर्कशीट में कोई भी काम करेंगे और उसको अप डाउन यानी स्क्रॉल करेंगे, तो वो जो जहाँ पे हमने कर्सर रख के, जिस सेल पे कर्सर रखा था उसके ऊपर के और लेफ्ट साइड के रोज कॉलम मूव नहीं होंगे, वो स्टैटिक रहेंगे, स्थिर रहेंगे, और बाकी की पूरी वर्कशीट मूव होगी। तो इसको कहा जाता है फ्रिज पेन, जिसमें फ्रिज कर दिया हमने, उसको वहीं पे रोक दिया। अगला प्रश्न है, एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पे सबसे पहले खुलता है उसे क्या कहा जाता है? इसके 4 उत्तर दिए, फर्स्ट पेज, होम पेज, हाउस पेज, वेलकम पेज। तो इसका सही उत्तर है बी, होम पेज। वेब पेज, जब वेबसाइट को आप ओपन करते हो तो जो वेब पेज सबसे पहले खुलता है उसको होम पेज कहा जाता है। इसके अलावा फर्स्ट पेज, हाउस पेज, वेलकम पेज नाम के कोई ऑप्शन नहीं होते हैं, तो इसका सही उत्तर है होम पेज। नवा प्रश्न है, NSDL वेबसाइट मुख्य रूप से संबंधित है। इसके 4 उत्तर दिए, पहला पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेशन से, दूसरा मतदाता रिकॉर्ड अपडेशन से, तीसरा ऑनलाइन शॉपिंग से, चौथा पासपोर्ट आवेदन से। इसका सही उत्तर है पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेशन से। NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये वेबसाइट पैन कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए यूज की जाती है। ये पैन कार्ड बना के देती है और पैन कार्ड में कोई अपडेशन कराना हो तो वो भी इस वेबसाइट की सहायता से आप करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, MS वर्ड 2019 में फाइंड ऑप्शन किसमें उपलब्ध होता है? इसके 4 उत्तर दिए, इंसर्ट, होम, व्यू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है होम। जब आप MS वर्ड ओपन करते हो तो होम टैब पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें एडिटिंग नामक एक सेक्शन आता है, जिसमें एक बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको फाइंड, रिप्लेस वगैरह ये ऑप्शंस दिखेंगे, और उसमें फाइंड बटन पे क्लिक करके आप और फाइंड का कार्य कर सकते हैं। मैंने यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो होम टैब में फाइंड ऑप्शन उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2019 में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? इसके 4 उत्तर दिए, प्रोग्राम, टेक्स्ट, ग्राफ और डॉक्यूमेंट, और इसका सही उत्तर है डी, डॉक्यूमेंट। MS वर्ड 2019 में बनाई गई फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल के रूप में जाना जाता है। ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है और इसमें बनने वाली फाइल डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है। इसके अलावा प्रोग्राम फाइल या टेक्स्ट फाइल या ग्राफ फाइल जो होती है अलग अलग टाइप के प्रोग्राम में बनाई जाती है और उन फाइलों को अलग अलग टाइप से आप इस्तेमाल कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन है, किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का एड्रेस क्या होता है? इसके 4 उत्तर दिए, 1A, 1-A, A1 और A-1। तो इसका सही उत्तर है सी, A1। कोई भी वर्कशीट जब आप ओपन करते हो तो उसमें कई सारी सेल्स होती है और सेल कहते हैं रो और कॉलम के इंसर्शन पॉइंट को, और जहां भी रो और कॉलम मिलता है उसको एक सेल कहा जाता है। तो जो सबसे पहली सेल होती है उसका एड्रेस फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का नंबर जो होता है उनको मिलाकर बनता है। तो पहली सेल का जो एड्रेस रहेगा, पहला कॉलम के नाम ABCD से दिए जाते हैं और रो के नाम 1 2 3 4 स्टाइल में दिए जाते हैं। तो पहला कॉलम A और पहली रो 1, तो इसलिए सेल का एड्रेस हो गया A1। अगली सेल यदि जो रहेगी, यदि हम पहली रो की ही दूसरी सेल को देखें तो उसको हम कहेंगे B1। इस तरह से सभी सेल के नाम बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, MS एक्सेल 2019 में फार्मूला हमेशा डैश 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 से प्रारंभ होता है। 4 उत्तर दिए हैं, कॉलन, डैश, स्लैश और इक्वल टू। तो इसका सही उत्तर है डी, इक्वल टू। MS एक्सेल 2019 में फार्मूला स्टार्ट करने से पहले फार्मूला बार में हमेशा इक्वल टू का साइन लगाया जाता है, उसके बाद कोई भी फार्मूला लिखा जाता है। जैसे यहाँ मैंने आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है कि फार्मूला बार में हमने इक्वल टू 1+2 लिखा है, तो जो सेल जहाँ पर कर्सर है करंट एक्टिव सेल, उस सेल में उसकी वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू आएगी जब आप फार्मूला बार में फार्मूला लिख देंगे, उसके बाद फार्मूला बार के आगे 3 साइन दिख रहे हैं, इक्वल टू का साइन बीच में, उस पर क्लिक करेंगे तो सही रिजल्ट बताएगा। यदि आप इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं और डायरेक्ट कोई भी फार्मूला लिखते हैं या कोई और साइन लगाते हैं तो फिर सही रिजल्ट नहीं आएगा, फिर वहाँ पर रिजल्ट में वो गलती बताएगा। अगला क्वेश्चन है 14वां प्रश्न, MS पावरपॉइंट 2019 में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, Shift+F5, दूसरा है F5, तीसरा है Ctrl+5, चौथा है Ctrl+F5। तो इसका सही उत्तर है Shift+F5 ए। कोई भी प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया है और उसमें कोई भी स्लाइड खुली हुई है, सपोज कीजिए 5वें नंबर की स्लाइड खुली हुई है और आप 5वें नंबर से ही प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, तो आप Shift+F5 की प्रेस करेंगे तो 5वें नंबर की स्लाइड से आपका प्रेजेंटेशन चालू हो जाएगा। पर आप चाहते हैं 5वीं स्लाइड खुली हुई है और पहली से प्रेजेंटेशन देखना है, तो आप F5 की प्रेस करेंगे तो पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा। और Ctrl+5 और Ctrl+F5 नाम की कोई की नहीं होती है, कोई यानी शॉर्टकट की नहीं होती है, इनके कोई मीनिंग डिफाइन नहीं किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां, आप कई लोगों को ईमेल भेज रहे हैं परंतु आप यह चाहते हैं कि उनमें से किसी को भी यह पता नहीं चले कि उसके अलावा किस किस को यह मेल भेजी गई है। तो ईमेल एड्रेस लिखते समय आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? इसके लिए 4 उत्तर दिए, पहला टू, दूसरा CC यानी कार्बन कॉपी, तीसरा BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए हम जिस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे वो है CBCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नाम से समझ में आ रहा है ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी कार्बन कॉपी तो बनेगी पर वो ब्लाइंड होगी, जिसमें एड्रेस नहीं दिखाई देगा। तो हमें हमारे अलावा किस और को मेल गई है वो पता नहीं चलेगा यदि हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी ऑप्शन में सभी के ईमेल एड्रेस लिखते हैं। तो अगला प्रश्न है 16वां, लैपटॉप क्या है? 4 उत्तर दिए हुए हैं, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर है माइक्रो कंप्यूटर। ये चारों कंप्यूटर के प्रकार है जो कि उनकी साइज के आधार पर और उनके फीचर्स के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो साइज में बहुत छोटे होते हैं और जिनको इजीली हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा पाते, पोर्टेबल होते हैं और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी वगैरह भी अन्य कंप्यूटर की तुलना में कम होती है और ये सस्ते भी होते हैं। और आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटपैड ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो लैपटॉप जो है वो माइक्रो कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है, तो इसका सही उत्तर है माइक्रो कंप्यूटर। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है? 4 उत्तर है, स्पीकर, प्लॉटर, वेबकैम, मॉनिटर। और सही उत्तर है इसका मॉनिटर।
आपको मैं यहाँ एक जानकारी दे दूँ, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर में इनपुट कराए गए डेटा को प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट को डिस्प्ले करती है। और स्पीकर एक ऐसा ही डिवाइस है जिसके द्वारा हम ऑडियो टाइप का डेटा या ऑडियो टाइप का रिजल्ट प्राप्त करते हैं। प्लॉटर से हम बड़े साइज का डेटा जो होता है, जिनको बड़ी साइज में हमें प्रिंट करना होता है, तो उसे प्लॉटर की सहायता से हम प्रिंट कर सकते हैं। मॉनिटर पे हम सबसे पहली बार कोई भी डेटा प्रोसेस करवाने के बाद मॉनिटर पे देखते हैं। तो ये तीनों आउटपुट डिवाइस है, जबकि वेबकैम आउटपुट डिवाइस नहीं है। वेबकैम एक कैमरा होता है जो कि जहाँ भी लगा होता है उसके सराउंडेड जो भी सिचुएशंस होती, जो भी पिक्चर्स होती, जो भी चीज़ें होती, वो उन सबको कैप्चर करता है और उनको हम कंप्यूटर की सहायता से देख सकते हैं। तो इसलिए इसको एक इनपुट डिवाइस की तरह हम कह सकते हैं कि यह एक इनपुट डिवाइस होता है। 18वां प्रश्न है, किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला डिलीट, दूसरा शिफ्ट प्लस डिलीट, तीसरा अल्टर प्लस डिलीट और चौथा कंट्रोल प्लस डिलीट। तो इसका सही उत्तर है शिफ्ट प्लस डिलीट। यानी आप केवल डिलीट की प्रेस करके और कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो डिलीट तो हो जाएगी, पर वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाएगी, जिसे हम रिस्टोर कमांड के द्वारा फिर से प्राप्त कर सकते हैं। पर जब आप शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, उसे हम फिर से रिस्टोर नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर है बी, शिफ्ट प्लस डिलीट की। अगला प्रश्न है 19वां, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। 4 उत्तर दिए, विंडोज फायरवॉल, वायरलेस फायरवॉल, विंडोज फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी। तो इसका सही उत्तर है डी, वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी यानी एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें बिना वायर्स के यानी बिना कोई मीडियम के डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सके, यानी डेटा को प्राप्त किया जा सके और भेजा जा सके। तो वाईफाई इसी कंसेप्ट पे काम करता है और इसमें कोई वायर नहीं होता, इसलिए इसको कहा गया है वायरलेस फिडिलिटी, जिसमें हम बिना कनेक्टिविटी के यानी बिना वायर के कनेक्टिविटी के एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा भेजते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल में आप भेजते हो, तो वो वायरलेस फिडिलिटी का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है 20वां, VR का फुल फॉर्म क्या है। इसके 4 उत्तर दिए, वेरी रीजनेबल, दूसरा वर्चुअल रियलिटी, तीसरा विजुअल रिलेशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वर्चुअल रियलिटी बी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो RSCIT के नए सिलेबस में जो टॉपिक जोड़े गए हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित, उसमें से ये एक टॉपिक है VR का, वर्चुअल रियलिटी का। वर्चुअल रियलिटी का अर्थ अभी यदि हम इसके नाम से ही समझे तो वर्चुअल का मतलब होता आभासी और रियलिटी का मतलब होता वास्तविकता, वास्तविक। तो ऐसी वास्तविकता जो आभासी है, जो रियल में नहीं है, पर हम उसको महसूस कर पा रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो वो चीज कहलाती है वर्चुअल रियलिटी। इसको देखने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप के ग्लासेस जो कि हेडसेट या हेलमेट के रूप में होते हैं, उनको पहनना होता है। और जो पिक्चर होती है, जो भी सीन होता है, हम जब वो पहन के और उसको देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम उस सीन में एक्चुअली में वहीं पे घूम रहे हैं, उस सीन को हम रियलिटी में महसूस कर पाते हैं। इस कंसेप्ट को कहा जाता है वर्चुअल रियलिटी का कंसेप्ट। अगला प्रश्न है 21वां, संदेहास्पद ईमेल स्वतः किस फोल्डर में चली जाती है। इसके 4 उत्तर दिए, इनबॉक्स, ड्राफ्ट, स्पैम और ट्रैश। तो सही उत्तर है स्पैम। स्पैम मेल ऐसी मेल होती है जिन्हें कंप्यूटर भी संदेहास्पद मानता है, सस्पिशियस मानता है, अर्थात वे सही है या गलत है ये कंप्यूटर को भी पता नहीं होता, पर कंप्यूटर ये मानता है कि ये हार्मफुल हो सकती है, तो उनको स्पैम मेल के रूप में स्पैम नाम के फोल्डर में डाल देता है। जबकि जो जेन्युइन मेल होती, जो सही मेल होती, वो इनबॉक्स फोल्डर में आती है। ड्राफ्ट में आप जो भी मेल बनाते हैं जो भेजने के लिए, वो ड्राफ्ट में जाती है। और ट्रैश में आपकी मेल डिलीट होने के बाद स्टोर होती है, वहां पे दिखाई देती जो डिलीट करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर का नाम क्या है। 4 उत्तर दिए, राज ई ज्ञान, राज ई वॉल्ट, राज ई साइन, राजधारा। तो इसका सही उत्तर है राज ई वॉल्ट।
ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर का नाम है। डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर मतलब जो डॉक्यूमेंट को मैनेज करने का कार्य कर रहा है, डिजिटली हमारे डॉक्यूमेंट को मैनेज करने का कार्य कर रहा है। तो इस पोर्टल के द्वारा हम यानी हमारे जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, या आपके कोई भी डॉक्यूमेंट होते हैं, मार्कशीट्स वगैरह होती है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सब आपके ई वाल्ट पासवर्ड अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं, जिनको आप ऑनलाइन कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? इसके 4 उत्तर दिए, ओरियो, नोगट 7.0, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11। तो इसका सही उत्तर है नोगट 7.0। नोगट एक मिठाई का नाम है, आप इस तरह से इसे बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अधिकतर के नाम मिठाइयों पे ही रखे गए हैं, और नोगट भी एक मिठाई होती है, तो उसी पे इसका नाम रखा हुआ है नोगट 7.0। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या है? 4 उत्तर है, फफूंद, हवा में तैरता कण, एक बीमारी, एक कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसका सही उत्तर है कंप्यूटर प्रोग्राम। वायरस एक सेल्फ एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जो खुद ब खुद कंप्यूटर में आ जाता है और ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट भी हो जाता है, और एग्जीक्यूट होने के साथ ही कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, इसके फाइल फोल्डर्स को डिलीट कर देता है या उनको खराब कर देता है। तो इसलिए ये एक सेल्फ एग्जीक्यूटेड कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न है 25वां, HDMI में HD क्या है? 4 उत्तर दिए, हाई डायमेंशन, यूज डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन, हेवी डिप्लॉयमेंट। इसका सही उत्तर है हाई डेफिनेशन। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये इस क्वेश्चन का HDMI का पूरा नाम होता है, और उसमें HD का मतलब है हाई डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 11 में स्टार्ट बटन कहाँ होता है? 4 उत्तर दिए हैं, पहला टास्क बार के सबसे बाईं ओर, दूसरा टास्क बार के सबसे दाईं ओर, तीसरा टास्क बार के बीच में, चौथा टास्क बार पर कहीं भी। तो इसका सही उत्तर है सी, टास्क बार के बीच में यानी मध्य में। पहले विंडोज के इसके पहले वाले वर्जन में स्टार्ट बटन टास्क बार के लेफ्ट में होता था, जिस पे आप क्लिक करते थे तो स्टार्ट मेन्यू ओपन होता था, जिससे किसी भी प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कर सकते थे, चला सकते थे। अब वही मेन्यू आपको स्टार्ट बटन यानी बीच में मिलता है, और बीच में आप क्लिक करेंगे उस पर तो स्टार्ट मेन्यू ओपन होगा। मैंने यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ भी है, और उसके द्वारा भी आप किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 27वां प्रश्न है, मूल यानी ओरिजिनल और असंशोधित यानी अनमॉडिफाइड डॉक्यूमेंट को प्रमाणित करने के लिए यानी वेरीफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? 4 उत्तर है, ईमेल, डिजिटल सिग्नेचर, SSO, व्हाट्सएप। तो इसका सही उत्तर है बी, डिजिटल सिग्नेचर। आपके ओरिजिनल और अनमॉडिफाइड डॉक्यूमेंट जो हैं उनको वेरीफाई करने के लिए, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके इलेक्ट्रॉनिकली रखे हुए हैं यानी डिजिटल फॉर्मेट में रखे हुए हैं कंप्यूटर पर, तो उनको वेरीफाई भी आप डिजिटल फॉर्मेट में ही करेंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं जो कि आपके ही सिग्नेचर होते हैं, आपकी ही आइडेंटिटी उसमें यूज की जाती है, और उन्हीं के द्वारा उनको वेरीफाई किया जाता है, और इस तरह से आपके ओरिजिनल अनमॉडिफाइड डॉक्यूमेंट को डिजिटली वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है। जबकि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक वे में मेल भेजने की प्रोसेस होती है, और यदि जो मेल इलेक्ट्रॉनिक वे में भेजी जाती है उनको ईमेल कहा जाता है। SSO सिंगल साइन ऑन एक आईडी होती है जो कि राजस्थान सरकार की सेवाओं को एक्सेस करने के लिए बनाई जाती है। सिंगल साइन ऑन आईडी को यदि आप लॉगिन करते हैं तो उसके बाद आप राजस्थान सरकार की सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं। और व्हाट्सएप एक डिजिटल मोड में सोशल प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से आप लोगों से चैटिंग कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 28वां, स्क्रीन लॉक के प्रकार हैं। इसके 4 उत्तर है, पासवर्ड, पिन, पैटर्न, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। स्क्रीन लॉक को लॉक करने के लिए या ओपन करने के लिए आप पासवर्ड डालते हैं। वो पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स में हो सकते हैं, कोई स्पेशल सिंबल्स के रूप में हो सकते हैं। आप पिन डालते हैं जो डिजिटल्स के रूप में होती हैं, 0 to 9 उसका एक आप कॉम्बिनेशन बना के और पिन बना सकते हैं।
पैटर्न में कुछ डॉट्स दिए होते हैं, उन डॉट्स के साथ आप कोई पैटर्न डिजाइन करके वो पैटर्न भी आपके स्क्रीन लॉक के रूप में सेव यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके फेस कैप्चरिंग और थंब इम्प्रेशन भी स्क्रीन लॉक का टाइप होता है। यहाँ नहीं दिया हुआ है वो ऑप्शन, पर मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। 29वां प्रश्न है, डॉक्यूमेंट के हर पृष्ठ पर दोहराई जाने वाली चीजों को डॉक्यूमेंट में किस ऑप्शन के द्वारा प्रविष्ट किया जाता है। इसके 4 उत्तर दिए हैं, हेडर, फुटर, हेडर और फुटर दोनों, और दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हेडर और फुटर दोनों। हेडर और फुटर दोनों में जो भी चीजें रखी जाती है वो डॉक्यूमेंट के हर पेज पर दिखाई देती है। हेडर मतलब डॉक्यूमेंट का हेड यानी ऊपर वाला हिस्सा, फुटर मतलब डॉक्यूमेंट के फुट वाला हिस्सा यानी नीचे वाला हिस्सा। कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम तैयार करते हैं तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हर पेज पे हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जैसे कि पेज नंबर या डॉक्यूमेंट का नाम या चैप्टर का नाम या डेट वगैरह, ऐसी कोई चीज होती है तो उनको हम हेडर और फुटर में एक बार लिख देंगे तो वो हर पेज पर डिस्प्ले होगी। अगला प्रश्न है 30वां, निम्न में से कौन क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। इसके 4 उत्तर दिए, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि हवा में एक स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको दिख नहीं रहा है, वर्चुअल मोड में है, जहां आप अपना डेटा, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। और प्रत्येक कंपनी ने अपना क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया जो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है वो वन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। गूगल द्वारा बनाया गया गूगल ड्राइव के नाम से जाना जाता है। ड्रॉपबॉक्स, iCloud, कॉपी बॉक्स, इस टाइप के कई सारे क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए उपरोक्त तीनों इसमें दिए हुए हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। 31वां क्वेश्चन है, 1 MB में कितने KB होते हैं। 4 उत्तर दिए हुए हैं, 1000 KB, 1024 KB, 1048 KB और 1240 KB। तो इसका सही उत्तर है बी, 1024 KB। मैं आपको यहाँ एक जानकारी देना चाहूंगी कि MB यानी मेगाबाइट और KB यानी किलोबाइट, ये कंप्यूटर में मेमोरी को मेजर करने की यूनिट होती है। बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इस तरह से। 1000 किलो रिप्रेजेंट करता है 1000 को, तो 1 किलोबाइट यानी 1 MB में 1000 किलोबाइट होना चाहिए सिंपल वे में, पर कंप्यूटर हमेशा बाइनरी पे काम करता है, तो 2 to the power 10 यानी 1024 यानी 24 किलोबाइट को हमने 1 मेगाबाइट बताया। इसी तरह से 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। इस तरह से ये चलता जाता है, मैंने यहाँ आपको पिक्चर में दिखाया हुआ भी है। अगला क्वेश्चन है 32वां, विंडोज 11 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन दिए हैं, इंटरनेट से सीधे, वर्ड फाइल का उपयोग करके, CD/DVD/ पेन ड्राइव से, और चौथा है विंडोज स्टोर के माध्यम से। तो इसका सही उत्तर है वर्ड फाइल का उपयोग करके। आप वर्ड फाइल का उपयोग करके विंडोज 11 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। मैं तो कहूँगी वर्ड फाइल का उपयोग करके आप विंडोज 11 क्या विंडोज के किसी भी वर्जन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये नोट कर लीजिए। वर्ड फाइल तो एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है जिसमें हम डॉक्यूमेंट यानी मैटर रखते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हम इंटरनेट से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, CD या DVD या पेन ड्राइव से इंस्टॉल कर सकते हैं, या विंडोज प्ले स्टोर के माध्यम से हम उसको स्टोर कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर है वर्ड फाइल का उपयोग करके हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। 33वां प्रश्न है, एक वेबसाइट जिस कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है उसे क्या कहते हैं। 4 उत्तर दिए, क्रोम ब्राउजर, राउटर, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर। इसका सही उत्तर है वेब सर्वर। वेब सर्वर पर हम किसी भी वेबसाइट को अपलोड करने का कार्य करते हैं और उसी वेब सर्वर से वो होस्ट की जाएगी, इसलिए उसको वेब सर्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है 34वां, कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडोज 11 की किस मूलभूत एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है।
इसके 4 उत्तर है मैथ इनपुट पैनल, विंडोज मोबिलिटी सेंटर, स्निपिंग टूल और कैलकुलेटर। तो इसका सही उत्तर है स्निपिंग टूल सी। स्निपिंग टूल के द्वारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विंडोज 11 में। ये एक बेसिक एप्लीकेशन के रूप में विंडोज 11 के साथ दी गई सुविधा है, जिसका प्रयोग करके आप जो भी स्क्रीनशॉट आपके सामने खुला हुआ है स्क्रीन, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 35वां प्रश्न है माना कि किसी विद्यार्थी के अलग अलग विषयों के अंक B2 से B7 सेल में है। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 है। MS एक्सेल 2019 में प्रतिशत की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या है? इसके 4 उत्तर दिए हुए हैं। इक्वल टू 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय सम B2 कॉलन B7 यानी B2 से B7 की रेंज। दूसरा है इक्वल टू सम कॉलन में पैरेंथेसिस में B2 कॉलन B7 यानी B2 से B7 की रेंज का सम करके फिर डिवाइडेड बाय 600, फिर उसको 600 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तीसरा है इक्वल टू ऑप्टेन, फिर पैरेंथेसिस में B2 से B7 की रेंज लगा के B से ऑप्टेन करेंगे, फिर उसमें डिवाइडेड बाय 600 से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो परसेंटेज निकालने के लिए सभी जितने भी अंक होते हैं उनका जोड़ किया जाता है और फिर जितने अंक हैं उनके अधिकतम अंकों के जोड़ से भाग देके और फिर 100 से गुणा किया जाता है। तो ये चीज बी उत्तर में दिखाई दे रही है, जिसमें B2 से B7 की रेंज का हम सम कर रहे हैं। उसके बाद चूंकि 6 वैल्यू है तो 600 से हम उसको भाग दे रहे हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो इसका सही उत्तर है बी। आपको पेपर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। आपके मित्रों को इस पेपर को बताइए, नए सिलेबस पर आधारित ये मेरा पहला टेस्ट पेपर है। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद।